वेलकम टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रेकियल प्लेक्सस की क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। और उसमें भी हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अप्स पैरालिसिस और क्लमकेस पैरालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे हम अप्स पैरालिसिस क्या है। ओके, तो उसकी साइट ऑफ इंजरी देखेंगे कि साइट ऑफ इंजरी मतलब कि इंजरी ब्रेकियल प्लेक्सस में इंजरी कहाँ पे होती है जिससे हमें अप्स पैरालिसिस होता है। तो अप्स पॉइंट में इंजरी होती है। वहाँ पे कितनी अप्स पॉइंट का मतलब क्या है? अप्स पॉइंट मीट 6 नर्व मीट। ओके, एट अ पॉइंट वेयर 6 नर्व मीट इट नोन एज अप्स पॉइंट। तो 6 नर्व मीट मतलब कि 6 नर्व कहाँ पे मिलती है? अपर ट्रंक में। तो अपर ट्रंक में जहाँ पे 6 नर्व मिलती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? अप्स पॉइंट। तो चलिए देखते हैं अप्स पॉइंट हमारा कौन सा होता है। देखिए ये हमारा अपर ट्रंक। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी 6 नर्व। देखिए एक तो C5, C6 दो हो गई, सुप्रास्केप्युलर 3, नर्व टू सबक्लेवियस 4, अपर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। तो 6 नर्व हो गई ना। तो इस पॉइंट को कहते हैं हम अप्स पॉइंट। अगर यहाँ पे कुछ लफड़ा हो गया, यहाँ पे कुछ इंजरी हो गई, तो हम उस इंजरी को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अप्स पैरालिसिस। ओके, तो समझ में आ गया आपको अप्स पैरालिसिस क्या होता है और उसकी साइट ऑफ इंजरी क्या है। नेक्स्ट है कॉज ऑफ इंजरी, मतलब कि ये वहाँ पे इंजरी किस वजह से होती है, किस रीजन से होती है, मतलब कि क्या ऐसा होता है कि अप्स पॉइंट पे इंजरी हो जाती है। तो वो है अनड्यू सेपरेशन ऑफ हेड फ्रॉम शोल्डर जॉइंट, मतलब कि अचानक से शोल्डर में से हेड ऑफ द ह्यूमरस सेपरेट हो जाता है। ओके, मतलब कि डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट हो जाता है। ओके, तो किस किस पोजीशन में, मतलब कि किस किस कंडीशन में ये हो सकता है? तो बर्थ इंजरी, मतलब कि डिफिकल्ट इन चाइल्ड बर्थ। ओके, फॉल ऑन शोल्डर, सीधा हम शोल्डर पे ही गिरे तब भी ये हो सकता है। और ड्यूरिंग एनेस्थेसिया, तो इन 3 कंडीशन में अप्स पैरालिसिस हो सकता है। नेक्स्ट है नर्व रूट इन्वॉल्व, मतलब कि अप्स पैरालिसिस में कौन से नर्व रूट इन्वॉल्व होते हैं? तो मेनली C5 होता है, लेकिन पार्टली C6 भी होता है। ओके, और इसी नर्व रूट की वजह से कौन कौन से मसल पैरालाइज होते हैं? तो उसमें होता है बाइसेप्स ब्रेकाई, डेल्टोइड, ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियलिस। ओके, ये मेनली होते हैं, लेकिन पार्टली कौन कौन से होते हैं? सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड सुपाइनेटर। ओके, तो मसल पैरालाइज मेनली कितने? 4 मसल पैरालाइज्ड होते हैं। कौन कौन से? बाइसेप ब्रेकाई, डेल्टोइड, ब्रेकियालिस एंड ब्रेकियोरेडियलिस, लेकिन पार्शियली सुप्रा इंफ्रास्पाइनेटस एंड सुपाइनेटर। नेक्स्ट है डिफॉर्मिटी एंड पोजीशन ऑफ लिम्ब। देखिए इनको इसको समझने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दी है, उसको आपको देखना पड़ेगा। ओके, और इसी डायग्राम से आप डिफॉर्मिटीज एंड डिसेबिलिटीज बिल्कुल आराम से याद रख सकते हैं। बिल्कुल डायग्राम में रखा है उस तरह से आप अगर आप अपना हाथ रखेंगे तो आप आसानी से डिफॉर्मिटीज एंड पोजीशन ऑफ लिम्ब एंड इस डिसेबिलिटी को समझ पाएंगे। ओके, अब देखिए डायग्राम में आर्म की पोजीशन कैसी है? हैंग्स बाय साइड, एडक्टेड एंड मीडियली रोटेटेड है। ओके, और फोरआर्म देखें तो फोरआर्म कैसा है? एक्सटेंडेड है और प्रोनेटेड है। ओके, तो ये हो गई, जिस तरह से आपको पोजीशन दिख रही है उसे ही हम लिखेंगे डिफॉर्मिटीज एंड पोजीशन ऑफ लिम्ब में। ओके, और अब हम डिसेबिलिटी में क्या लिखेंगे? तो डिसेबिलिटी में लिखेंगे, देखिए आर्म कैसा है? एडक्टेड है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अब उसका एबडक्शन नहीं होगा। ओके, और आर्म कैसा है? मीडियली रोटेटेड है, तो उसका लेटरल रोटेशन भी नहीं होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना डिसेबिलिटी, एबडक्शन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ आर्म एट द शोल्डर जॉइंट इज लॉस्ट। ओके, लॉस्ट हो जाती है ये मूवमेंट। फिर देखिए फोरम में क्या लिखा है? एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड है, तो अब डिसेबिलिटी में क्या होगा? एक्सटेंडेड है तो फ्लेक्शन नहीं होगा, और प्रोनेटेड है तो सुपाइनेशन नहीं होगा। ओके, तो देखिए ना लिखा है
फ्लेक्शन एंड सुपाइनेशन ऑफ द फोर आर्म इज लॉस्ट। नेक्स्ट है बाइसेप्स एंड सुपाइनेटर जर्क्स आर ऑल्सो लॉस्ट। ओके, बाइसेप्स जर्क एंड सुपाइनेटर जर्क भी लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाइसेप ब्रेकाई और सुपाइनेटर दोनों मसल पैरालाइज्ड हो जाते हैं। ओके, तो इसका जर्क भी लॉस्ट ही हो जाएगा ना। नेक्स्ट है सेंसेशन आर लॉस्ट ओवर द स्मॉल एरिया ओवर द लोअर पार्ट ऑफ द डेल्टोइड। देखिए, डेल्टोइड मसल पैरालाइज हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, सेंसेशन आर लॉस्ट ओवर अ स्मॉल एरिया ओवर द लोअर पार्ट ऑफ द डेल्टोइड। मतलब कि डेल्टोइड का जो लोअर पार्ट है उस एरिया पे सेंसेशन लॉस्ट भी हो जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा अब्स पैरालिसिस के बारे में। अब्स पैरालिसिस को हम डिफरेंट नेम से भी कह सकते हैं, जैसे कि पोलिसमैन स्टीप हैंड, वेटर स्टीप हैंड एंड पोटर स्टीप हैंड। तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ अब्स पैरालिसिस। अब देखेंगे हम क्लमकेस पैरालिसिस के बारे में। ओके, तो क्लमकेस पैरालिसिस, तो सबसे पहले देखते हैं कि वो होता क्या है, मतलब कि साइट ऑफ इंजरी क्या है उसकी। तो उसकी साइट ऑफ इंजरी है लोअर ट्रंक। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये है हमारा लोअर ट्रंक। अगर यहाँ पे कोई डिफॉर्मिटी हुई, यहाँ पे कोई लफड़ा हुआ, तो क्या होगा, उसमें होता क्लमकेस पैरालिसिस। तो ये हो गई साइट ऑफ इंजरी। अब देखते हैं कॉज ऑफ इंजरी। अनड्यू एबडक्शन ऑफ आर्म एज इन फर्स्ट क्लचिंग समथिंग विथ हैंड्स आफ्टर फॉल फ्रॉम हाइट। मतलब कि जब हम ऊपर से नीचे गिर रहे होते हैं तो अचानक से कोई चीज को हम बीच में पकड़ लें तो पूरा का पूरा हमारा जो वेट है वो हमारे हाथ पे आ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, अनड्यू एबडक्शन ऑफ आर्म हो जाता है। तो इसमें लोअर ट्रंक में इंजरी हो जाती है। सेकंड है बर्थ इंजरी। बर्थ के टाइम पे अगर कोई इंजरी हो गई तो तभी भी लोअर ट्रंक इंजर्ड हो सकता है। ओके, ये हो गया कॉज ऑफ इंजरी। नेक्स्ट है नर्व रूट इन्वॉल्व इन क्लमकेस पैरालिसिस। तो मेनली T1 एंड पार्टली C8। देखिए, यहाँ पे मेनली C5 था, पार्शली C6 था। यहाँ पे T1 मेनली है और C8 पार्टली है। मसल कौन कौन से पैरालाइज होते हैं, तो मसल पैरालाइज होते हैं इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड। ओके, बिकॉज ऑफ T1 नर्व इंजर्ड एंड अल्नार फ्लेक्सर ऑफ रिस्ट एंड फिंगर। मतलब कि इस रिस्ट को फ्लेक्स करने वाले मसल, और सेकंड है इस फिंगर्स को फ्लेक्शन करने वाले मसल्स भी पैरालाइज हो जाता है बिकॉज ऑफ C8। ओके, नेक्स्ट है डिफॉर्मिटीज एंड पोजीशन ऑफ लिम्ब। तो यहाँ पे भी डिफॉर्मिटीज एंड पोजीशन ऑफ लिम्ब में हमें क्या याद रखना है, यहाँ पे हमें देखना है सिर्फ क्लो हैंड। ओके, तो क्लो हैंड का मतलब क्या होता है, क्लो हैंड कब होता है, क्लो हैंड ड्यू टू द अनअपोज्ड एक्शन ऑफ लॉन्ग फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर ऑफ फिंगर। मतलब कि देखिए, लॉन्ग फ्लेक्सर का मतलब क्या हुआ कि ऐसे मसल जिसका ओरिजिन हैंड पे नहीं होता है। ओके, हैंड के सिवा फोरआर्म में या फिर आर्म में हो सकता है, लेकिन उसका इंसर्शन हमारे हैंड में ही हो, उस मसल को, उस फ्लेक्सर मसल को हम कहते हैं लॉन्ग फ्लेक्सर। और या फिर एक्सटेंसर मसल हो तो लॉन्ग एक्सटेंसर ऑफ फिंगर्स कहते हैं। तो उसमें देखते हैं इन क्लो हैंड। तो क्लो हैंड में क्या हो जाता है, हाइपर एक्सटेंशन एट मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट एंड फ्लेक्शन एट इंटरफैलेंजियल जॉइंट। तो देखिए, क्लो हैंड में आपने देखा होगा तो इस तरह से होता है क्लो हैंड। ओके, तो देखिए, हाइपर एक्सटेंशन एट मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट एंड फ्लेक्शन एट इंटरफैलेंजियल जॉइंट। तो अगर आप इस तरह से हाथ रखें तो आप पूरी की पूरी कहानी लिख सकते हैं किसकी, क्लो हैंड की। ओके, तो दोनों पॉइंट हमने देख लिए क्लो हैंड में। नेक्स्ट है, ये हो गया डिफॉर्मिटीज एंड पोजीशन ऑफ लिम्ब। अब देखते हैं डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी में क्या होता है, कंप्लीट क्लो हैंड। कंप्लीट क्लो हैंड हो जाता है।
ओके, कभी कभी अल्नार और मीडियन नर्व दोनों इंजर्ड हो जाए तो कंप्लीट क्लो हैंड हो सकता है। और अल्नार नर्व कहाँ से निकलती है? लोअर ट्रंक में से, और लोअर ट्रंक में से मीडियन नर्व का भी ब्रांच निकलती है। ओके, कौन सी? मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो इस तरह से हो जाता है कंप्लीट क्लो हैंड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्यूटेनियस एनेस्थेसिया और एनाल्जेसिया इन नैरो जोन अलोंग द अल्नार बॉर्डर ऑफ फोराम एंड हैंड, ये भी हो सकता है। और नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा हॉर्नर सिंड्रोम भी हो सकता है। इफ T1 nerve injured proximal to white ramus communicates to फर्स्ट thoracic sympathetic ganglion। ओके, मतलब कि अगर proximal to the white ramus communicans if T1 nerve is injured it will leads to Horner syndrome। तो हॉर्नर सिंड्रोम में क्या हो सकता है, मतलब कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं एनहाइड्रोसिस, मियोसिस, टोसिस, लॉस ऑफ सिलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स, एंड नेक्स्ट वन इज द एनोप्थेल्मोस। फर्स्ट वन इज द, तो देखिए इसको याद कैसे रखते हैं, मतलब कि इन पॉइंट को याद कैसे रखेंगे? देखिए सैंपल से, इसमें से एस का कोई मतलब नहीं है। ए से देखिए एनहाइड्रोसिस, एम में से मियोसिस, पी से टोसिस, एल से लॉस ऑफ सिलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स एंड ई से एनोप्थेल्मोस। तो फर्स्ट एनहाइड्रोसिस का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ स्वेटिंग। ओके, स्वेटिंग क्या क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। नेक्स्ट है मियोसिस, मींस एक्सेस कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन हो जाता है एक्सेस मात्रा में। नेक्स्ट है टोसिस, टोसिस का मतलब क्या होता है? ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स, मतलब आईलिड्स नीचे गिर जाते हैं। आप डायग्राम में देख ही रहे होंगे। ओके, टोसिस का मैंने यहाँ पे साइड पे डायग्राम दिया है। लॉस ऑफ सिलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स, ये हम जब सीएनएस फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब देखेंगे सिलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स लॉस हो जाने से क्या क्या होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द एनोप्थेल्मोस, मीन्स पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ आईबॉल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ आईबॉल, ये हो जाता है हमारा एनोप्थेल्मोस। ओके, दूसरी कंडीशन होती है एक्सोप्थेल्मोस, मतलब कि जो हमारा आईबॉल है वो हमारी ऑर्बिट से बाहर आ जाता है। ओके, उसे हम कहते हैं एक्सोप्थेल्मोस। और अगर आईबॉल का पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट होता है ऑर्बिट में तो उसे कहते हैं एनोप्थेल्मोस। नेक्स्ट है वाजोमोटर चेंजेस। तो वाजोमोटर चेंजेस कौन कौन से होते हैं? द स्किन एरिया विथ सेंसरी लॉस is warmer due to areolar dilation. Okay, it is also drier due to the absence of sweating as there is a loss of sympathetic activity. ओके, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो स्किन एरिया है जहाँ पे सेंसरी लॉस हुई है वो कैसा होता है? वार्मर बिकॉज ऑफ द एरियोलर डायलेशन। और जो वो स्किन एरिया है वो ड्रायर भी हो जाता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग, मतलब कि एनहाइड्रोसिस की वजह से क्या हो जाता है? वो ड्रायर हो जाता है। और एज देर इज अ लॉस ऑफ सिंपैथेटिक एक्टिविटी, और स्वेटिंग क्यों लॉस हो जाती है? क्योंकि वहां पे सिंपैथेटिक एक्टिविटी का भी लॉस हो गया है। ओके, तो ये हो गया वाजोमोटर चेंजेस। और अब लास्ट पॉइंट है हमारा क्लम्पकेस पैरालिसिस में, वो है ट्रॉफिक चेंजेस। ट्रॉफिक चेंजेस में क्या होता है? लॉन्ग स्टैंडिंग केस ऑफ पैरालिसिस लीड्स टू ड्राई एंड स्केली स्किन, द नेल क्रैक इजीली विथ एट्रोफी ऑफ पल्प ऑफ फिंगर। ओके, नेल में क्या हो जाता है? क्रैक हो जाता है। ओके, और पल्प ऑफ फिंगर की एट्रोफी हो जाती है। ये हो गया ट्रॉफिक चेंज के बारे में। तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। और इसी वीडियो के साथ हम हमारा पूरा का पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस अपलोड कर दिया है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।